हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले फेज़र के बारे में और एसी सर्किट के टाइप के बारे में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फेज़र का मतलब क्या होता है। तो फेज़र रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेज़र क्या होता है? रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेज़र को कंसीडर करने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप घड़ी कंसीडर कर लो और उसमें जो हार हैंड है और जो मिनट हैंड है उसको आप कंसीडर कर लो। तो जो फेज़र होता है वो रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेज़र इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट स्केलर क्वांटिटी लाइक एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। तो जो फेज़र होता है ये रोटेटिंग वेक्टर होता है और जो फेज़र होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि हो गया एसी वोल्टेज और एसी करंट। या फिर अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ, अगर एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है, एसी सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है और जो सर्किट है बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर तो मैंने आपको सिंपल सर्किट बता दिया, मगर जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसिडर करोगे तो किसी सर्किट में बहुत सारे इंडक्टर लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर लगे हो सकते हैं, रेसिस्टेंस लगे होते हैं। तो ओवरऑल सर्किट का जो करंट है और जो वोल्टेज है, दोनों को अगर आपको सिंपल वे में समझना है, सिंपल वे में एनालिसिस करना है, तो आप कंसिडर करोगे फेज़र को। जो फेज़र होता है वो रोटेटिंग वेक्टर होता है, जो कि हमें एसी सर्किट के वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो एकदम सिंपल वे में समझा देता है। हमने बहुत से केसेस में कंसीडर किया है फेज़र। हमने फेज़र के बारे में डिस्कस किया बहुत अच्छी तरीके से। जब सर्किट में रेसिस्टेंस लगा होता है तो उस केस में करंट का फेज़र और जो वोल्टेज का जो फेज़र होता है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। जब इंडक्टर लगा होता है तो करंट का फेज़र लैग कर रहा होता है, वोल्टेज का फेज़र लीड कर रहा होता है। और जब कैपेसिटर लगा होता है सर्किट में तो उस केस में क्या होता है, जो करंट का जो फेज़र होता है वो लीड करता है और जो वोल्टेज का जो फेज़र होता है वो लैग करता है। तो फेज़र के बारे में हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला समझते हैं फेज़र के बारे में और डिटेल में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, ये है क्लॉक और ये क्लॉक का ये हमने कंसिडर किया ये है मिनट हैंड और यहाँ पर ये है हार हैंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो मिनट हैंड है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है वोल्टेज का फेज़र और ये वाला जो हार हैंड है इसको हम लोग बोल सकते हैं करंट का फेज़र। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है वोल्टेज का फेज़र और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट का फेज़र। तो वोल्टेज का फेज़र हमने इतना, ये जो वोल्टेज का जो फेज़र है उसकी लेंथ ज़्यादा है और जो करंट का जो फेज़र है उसकी लेंथ कम है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम लोग देखें, हमें पता है कि जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस के। करंट को रेसिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तभी तो जाके हमें मिलेगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रीज़न की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा और जो करंट होगा वो कम होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो वोल्टेज का जो फेज़र है उसकी हमने लेंथ ज़्यादा कंसीडर करी और जो करंट का जो फेज़र है उसकी जो लेंथ है उसको हमने कम कंसीडर किया है। इसके आगे हम लोग ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग लिख सकते हैं I=V/R। इसके बारे में हमें पता है, हमने डिस्कस किया इसके बारे में डिटेल में। ये होता है ओम्स लॉ। तो यहाँ पर ये जो फेज़र होता है वो रोटेट करता है और ये जो फेज़र होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये जो फेज़र होता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जो वोल्टेज का फेज़र और जो करंट का जो फेज़र होता है वो रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर ये जो वोल्टेज का जो फेज़र है उसकी जो लेंथ है वो हमें इंडिकेट करती है एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज। और यहाँ पर ये जो करंट का जो फेज़र है ये हमें इंडिकेट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है एसी वोल्टेज और एसी करंट का, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एसी वोल्टेज की साइन वेव हमने कंसिडर किया है और यहाँ पर भी हमने एसी वोल्टेज की साइन वेव कंसिडर किया है। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ ही कंसिडर करते हुए चलना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉजिटिव हाफ है, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ की जो लेंथ है या फिर बोल सकते हैं जो पॉजिटिव हाफ की जो हाइट है वो कम है और यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो पॉजिटिव हाफ है इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ की जो हाइट है वो कम है और यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो कम है और ये वाले केस में जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें इंडिकेट करता है पॉजिटिव हाफ की हाइट कितनी है। पॉजिटिव हाफ की अगर हाइट ज़्यादा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, पॉजिटिव हाफ की हाइट कम है तो जो एम्पलीट्यूड है वो कम है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें इंडिकेट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो फेज़र की जो लेंथ होती है वो हमें इंडिकेट करती है एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज। और अगर हम लोग यहाँ पर ये करंट का फेज़र कंसिडर कर रहे हैं तो जो करंट की फेज़र की जो लेंथ होगी वो हमें इंडिकेट करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट। यहाँ पर हमने वोल्टेज की साइन वेव कंसिडर किया था और हमने कंसिडर किया था वोल्टेज का फेज़र। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पर भी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको हमने कंसिडर किया E0।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फेज़र होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये जो फेज़र होता है वो हमें इंडिकेट करता है साइन वेव को। ये फेज़र हमें किस तरीके से साइन वेव को इंडिकेट करता है इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जाम्पल, यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर हमने कंसिडर किया 180 डिग्री, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 270 डिग्री, यहाँ पर हमने कंसिडर किया 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो फेज़र है मान लेते हैं वो रोटेट करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला 0 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री से 180 डिग्री, 180 डिग्री से 270, 270 से 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो फेज़र होता है हम लोग वोल्टेज के फेज़र को कंसिडर करते हुए चल रहे, तो जो वोल्टेज का जो फेज़र होगा वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो वोल्टेज का जो फेज़र है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो वोल्टेज का जो फेज़र है वो रोटेट करा 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो जब ये वोल्टेज का फेज़र 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ मूव करेगा तो उस केस में अगर हम लोग देखें हमें इतनी पॉजिटिव साइकिल मिलेंगी, मतलब हमें इतनी साइकिल, हमारी जो साइन वेव होगी वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोपगेट करेंगी जब हमारा फेज़र 0 डिग्री से 90 डिग्री मूव करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग कौन सी साइन वेव कंसिडर करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पर ये 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फेज़र कंसिडर करते हुए चल रहे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 0 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये 270 डिग्री और यहाँ पर हमें फाइनली मिल जाएगा 360 डिग्री। तो अभी अगर हम लोग देखें जो फेज़र होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ रोटेट करता है। तो उस केस में हमारे जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। जो साइन वेव होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। हमारी जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा जब वो फेज़र 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 90 डिग्री पर हमें ये जो AC जो करंट है या फिर बोल सकते हैं जो AC वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है कहाँ पर, 90 डिग्री पर। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो फेज़र होगा रोटेटिंग वेक्टर, ये फेज़र 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाएगा। तो जब फेज़र 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फेज़र होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ रोटेट करेगा, तो उस केस में हमारी जो साइन वेव होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। जो साइन वेव होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो फेज़र होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री में जाएगा। तो हमारी जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। जो साइन वेव होगी वो कुछ इस तरीके से प्रोपगेट करेंगी और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, जो कि यहाँ पर ये जो AC वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है -½ में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो एंगल जो मिलेगा वो मिलेगा 270 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फेज़र होगा वो 270 डिग्री से 360 डिग्री की तरफ रोटेट करेगा। तो उस केस में हमारी जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा यहाँ से यहाँ तक के कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से जो रोटेटिंग वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फेज़र, वो हमें इंडिकेट करता है साइनसॉइडल वेव फॉर्म को। और यहाँ पर ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेशन के साथ एसोसिएटेड होगी वेलोसिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेज़र। और अगर हम लोग साइन वेव कंसिडर करें तो हम लोग बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइन वेव जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं ओमेगा से। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि जो फेज़र होता है वो हमें किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये है वोल्टेज का फेज़र और यहाँ पर हमने कंसिडर किया करंट का फेज़र। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वोल्टेज का फेज़र। अभी हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज के फेज़र से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक प्रोजेक्शन, और वो जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगा। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस को पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिन और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें इंडिकेट करिए ये वाली लेंथ जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पर यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो गैप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो गैप है उसी को ही हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो फेज़र है वो रोटेट कर रहा है, राइट। तो जब फेज़र यहाँ पर अगर होगा, फेज़र जब यहाँ पर होगा तो उस केस में अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन मिलेगा कर्सर की टिप, और यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पर हमें मिलेगा ओरिजिन, और ओरिजिन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो गैप है वो कम है, हैंस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो भी कम होगा।
सिमिलरली जब फेज़र यहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अब ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करो। तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो प्रोजेक्शन हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये जो ओरिजिन है दोनों के बीच में हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो कि ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब फेज़र यहाँ पर आ जाएगा तो उस केस में अगर हम लोग देखें जो प्रोजेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है, हैंस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था, जब फेज़र यहाँ से यहाँ पर आता है तो उस केस में साइन वेव कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती है, और जब फेज़र यहाँ से यहाँ पर आता है तो जो साइन वेव होती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली जब ये रोटेटिंग वेक्टर, जब ये फेज़र यहाँ से 90 डिग्री तक जाएगा तो उस केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप हमें जो इंडिकेट करी है, जो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करते जाएगा, हैंस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। और जब भी हम लोग फेज़र को कंसिडर करेंगे, अगर हम लोग वोल्टेज का फेज़र कंसिडर करें तो हम लोग कुछ इस तरीके से एरो साइन लगाएंगे, और जब हम लोग करंट का फेज़र कंसिडर करें तो हम लोग ये एरो साइन कंसिडर करेंगे। यहाँ पर ये एरो साइन हमें क्या इंडिकेट करिए, ये एरो साइन क्या हमें इंडिकेट करिए, वोल्टेज एज अ वेक्टर, करंट एज अ वेक्टर? बिल्कुल भी नहीं। जब भी हम लोग फेज़र कंसिडर करेंगे और हम लोग कुछ इस तरीके से अगर हम लोग साइन असाइन करेंगे तो इसका मतलब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वोल्टेज एज अ फेज़र और करंट एज अ फेज़र। या फिर अगर हम लोग वोल्टेज और करंट इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ इस तरीके से एरो साइन असाइन करेंगे, इसका मतलब हम लोग शो कर रहे हैं वोल्टेज एज अ फेज़र और करंट एज अ फेज़र, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज का फेज़र और करंट का फेज़र। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बारे में, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया है करंट का फेज़र। ये करंट के फेज़र से हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, और वो जो प्रोजेक्शन होगा ये पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पर ये जो ओरिजिन दोनों के बीच का जो गैप है जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट करिए वही इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे ये जो करंट का जो फेज़र है ये वाई एक्सिस के क्लोज में जाता जाएगा, तो यहाँ पर ये जो एरो है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करते जाएंगे, हैंस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो इंस्टेंटेनियस करंट इंक्रीज़ करते जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो फेज़र होता है वो होता है वोल्टेज का फेज़र, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी थी, और ये जो लाइन सेगमेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आगे इंटरसेक्ट करी थी। ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की हमें जो लेंथ मिली थी वो कुछ इतनी लेंथ मिली थी, और यहाँ पर ये जो लेंथ है वो हमें इंडिकेट करी थी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो वोल्टेज का जो फेज़र है जैसे ये वाई एक्सिस के क्लोज में आते जाएगा तो उस केस में जो लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो ये लेंथ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते जाएगा, हैंस जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करते जाएगा। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जैसे ये जो वोल्टेज का जो फेज़र है यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री आएगा तो उस केस में जो वोल्टेज होता है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, राइट। सिमिलरली जब ये वोल्टेज का फेज़र ये 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाएगा तो ये जो लेंथ हमने जो कंसिडर करी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करते जाएगा। और हमने डिस्कस किया था उस केस में जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। और जब ये वोल्टेज का फेज़र यहाँ पर अगर हम लोग देखें 180 डिग्री के एकदम पैरेलल में होगा, मतलब ये जो 180 डिग्री की जो लाइन है उसके साथ एकदम पैरेलल में होगा, तो उस केस में जो लेंथ होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा, जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा वो 0 होगा। तो उस केस में हमारी जो साइन वेव होगी वो कुछ यहाँ पर होगी ओरिजिन पर। सिमिलरली जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब ये वोल्टेज का फेज़र 180 डिग्री से 270 डिग्री की तरफ प्रोपगेट करेगा तो उस केस में जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करेगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारी जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली जब ये वोल्टेज का फेज़र वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमने जो एरो जो कंसिडर करे उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। यहाँ पर हमने जो लेंथ जो कंसिडर किया उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो डिक्रीज़ करने लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और हमारी जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो फेज़र होता है वो हमें इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। अगर आपको नहीं समझाए फेज़र किस तरीके से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट इंडिकेट करता है तो आप सिर्फ इतना कंसिडर करते हुए चलो, जब ये वोल्टेज का फेज़र 0 डिग्री से 90 डिग्री आएगा तो उस केस में जो साइन वेव होगी वो कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ेगी। सिमिलरली जब फेज़र 90 डिग्री से 180 डिग्री आएगा तो उस केस में जो साइन वेव होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। सिमिलरली जब फेज़र
180 डिग्री से 270 डिग्री की तरफ आएगा तो उस केस में जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो साइन वेव होगी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर मैक्सिमम होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वोल्टेज का फेजर जब -270 डिग्री से 360 डिग्री पर आएगा तो उस केस में जो साइन वेव का जो प्रोपगेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बस इतना आप याद रखो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वोल्टेज का फेज़र है, यहाँ पर ये वोल्टेज का फेज़र और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है, दोनों के बीच में हम लोग जो एंगल जो कंसीडर करते हैं वो होता है ओमेगा टी एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा टी एंगल। और यहाँ पर ये जो करंट का फेज़र और यहाँ पर ये जो वोल्टेज का फेज़र है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा फाई। और ये जो फाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेस एंगल इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो जो फाई होता है वो होता है फेस एंगल इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेस एंगल इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़े देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करें तो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन अगर हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट का अगर इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी के बाद अगर हमें कुछ टर्म मिलता है जैसे कि +φ या फिर -φ या फिर +π/2 -π/2, इसका मतलब जो करंट का फेज़र और जो वोल्टेज का जो फेज़र होगा दोनों के बीच में एक गैप होगा। जो करंट का फेज़र और जो वोल्टेज का जो फेज़र होगा दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से गैप होगा। वोल्टेज का फेज़र और करंट का फेज़र दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से गैप होगा अगर हमें करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी के बाद अगर हमें कोई टर्म मिलता है तो। और अगर हमें करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी के बाद अगर कोई टर्म नहीं मिलता है तो उस केस में जो करंट का फेज़र और जो वोल्टेज का फेज़र है दोनों के बीच में जो गैप होगा वो ज़ीरो होगा। हैंस जो करंट का जो फेज़र होगा वोल्टेज के फेज़र को ओवरलैप करेगा। ये कंडीशन एक्जैक्टली बराबर में होगी जैसे कि घड़ी में 12 बजते हैं। जब घड़ी में 12 बजते तो उस केस में जो हार हैंड और जो मिनट हैंड होते दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। सिमिलरली जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर करंट के इक्वेशन में अगर ये टर्म नहीं होता है +φ -φ तो उस केस में जो करंट का फेज़र और जो वोल्टेज का जो फेज़र हो गए दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लीडिंग का मतलब क्या होता है और लैगिंग का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फेस एंगल के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो एसी की जो साइन वेव होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कंसिडर करते हैं। ये होती है एसी की साइन वेव और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट, जिसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं। तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, इफ़ वोल्टेज इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट, इफ़ वोल्टेज इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट देन वोल्टेज इज़ लीडिंग एंड करंट इज़ लैगिंग। अगर वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहला अटेन करता है और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन करता है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो लीड करेगा और जो करंट होगा वो लैग करेगा। सिमिलरली इफ़ करंट इज़ अटेनिंग इट्स मैक्सिमम फर्स्ट देन करंट इज़ लीडिंग एंड वोल्टेज इज़ लैगिंग। अगर करंट अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहला अटेन करता है और वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को बाद में अटेन करता है तो उस केस में जो करंट होगा वो लीड करेगा और जो वोल्टेज होगा वो लैग करेगा। हम लोग बोल सकते हैं करंट इज़ लीडिंग, वोल्टेज इज़ लैगिंग। मगर अगर इफ़ वोल्टेज एंड करंट अटेनिंग देयर मैक्सिमम साइमल्टेनियसली, अगर वोल्टेज और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अटेन कर रहे तो उस केस में जो वोल्टेज और जो करंट होंगे वो फेस में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया, एसी थ्रू रेसिस्टेंस, एसी थ्रू इंडक्टेंस, एसी थ्रू कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाली जो साइन वेव है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है वो हमें इंडिकेट करी है करंट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो साइन वेव है वो हमें इंडिकेट करी है वोल्टेज। सबसे पहले हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट करी है वो है वोल्टेज और यहाँ पर ये जो अभी जो कर्सर की जो टिप इंडिकेट करी है वो है करंट का साइन वेव। तो ये जो करंट का साइन वेव और जो वोल्टेज का जो साइन वेव है दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अटेन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये करंट का साइन वेव और वोल्टेज का साइन वेव दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जो वोल्टेज और जो करंट है दोनों फेस में और दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है वो जीरो है। वोल्टेज इफ़ वोल्टेज एंड करंट अटेनिंग देयर मैक्सिमम साइमल्टेनियसली देन वोल्टेज एंड करंट आर इन फेस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों फेस में। सिमिलरली जो करंट और जो वोल्टेज है दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अटेन कर रहे हैं नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं जो करंट और जो वोल्टेज है दोनों फेस में। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कर्सर की टिप हमें इंडिकेट करी है वो है वोल्टेज की साइन वेव और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप जो इंडिकेट कर रही है वो है करंट की साइन वेव। तो यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है कि जो करंट की जो साइन वेव है वो पहले आ रही है और जो वोल्टेज की जो साइन वेव है वो बाद में आ रही है।
तो जो करंट की जो साइन वेव है वो पहला अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही है और वोल्टेज की जो साइन वेव है वो मैक्सिमम वैल्यू को बाद में अटेन कर रही है। इसका मतलब जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट इज़ लीडिंग, और जो वोल्टेज वो लैग कर रहा है हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज इज़ लैगिंग। और तो ऐसा सिनेरियो हमें दिखता है कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में। अगर सर्किट में कैपेसिटर लगाओ और वो सर्किट में अगर वो सर्किट एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड और उसमें अगर कैपेसिटर लगाओ तो उस केस में होता क्या है, जो करंट होता है वो लीड करता है और जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है। जो करंट होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहले अटेन करता है और जो वोल्टेज होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन करता है। तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू बाद में अटेन करता है और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहला अटेन करता है। दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फेस एंगल, या फिर बोल सकते हैं दोनों के बीच का जो फ़र्क होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फेस एंगल। फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, वोल्टेज अपनी रेसिस्टिव सर्किट के केस में क्या होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो वोल्टेज और जो करंट होता है दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यू को साथ में अटेन करते हैं, और ऐसा होता है रेसिस्टिव सर्किट के केस में। तो जब ये दोनों साथ में अटेन कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, तो हैंस जो फेस एंगल होता है वो होता है ज़ीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं जो फेस डिफरेंस होता है वो ज़ीरो होता है वोल्टेज और करंट के बीच में रेसिस्टिव सर्किट के केस में। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो साइन वेव है वो है वोल्टेज की साइन वेव, और यहाँ पर ये वाली जो साइन वेव है वो है करंट की साइन वेव। तो यहाँ पर बहुत हद तक ही क्लियर है कि जो वोल्टेज की जो साइन वेव है वो पहला अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही है, और जो करंट की जो साइन वेव है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को बाद में अटेन कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है और जो करंट है वो लैग कर रहा है, और ऐसा सिनेरियो हमें दिखाई देता है इंडक्टर के केस में। तो अगर हम लोग देखें, जो वोल्टेज है वो अपनी पहला मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को बाद में अटेन कर रहा है, तो दोनों के बीच में गैप है। तो जो गैप होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं फेस एंगल, या फिर बोल सकते हैं फेस डिफरेंस।